Reflection on the Reawakening East for class second year, reading and explanation in Urdu and Hindi, vocabulary, short answered questions and objectives, page number 19 to 20, paragraph 1. This is video number 1 by Professor Shahla Yusuf. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। आज हम इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 का चैप्टर 2 रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप इस बात को जान लीजिए कि उसका टाइटल है, हम इसे समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्शंस ये होता है कि आप किसी बात पर रोशनी डालें। अक्सर आपने देखा होगा कि उर्दू में जब कभी खबरें वगैरह आती हैं या कोई मुज़ाकरा किया जाता है या किसी से कोई बात कही जाती है तो उनसे कहा जाता है जी आप इस मामले पर रोशनी डालें, यानी अपनी राय बयान करें या इस मामले को वाज़ेह कर कर हमारे सामने बयान करें। तो रिफ्लेक्शंस का मतलब यहाँ पर यही है, और ये बर्टन रसल जो है उनके अपने रिफ्लेक्शंस हैं। फिर ये है कि रिफ्लेक्शंस हैं कहाँ पर, तो रिफ्लेक्शंस है ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, ईस्ट के मशरिक़ के दोबारा जागने पर। अब दोबारा जागने का क्या मतलब हुआ, रीअवेकनिंग, यानी कि एक मरतबा ऐसा हो कि एक इंसान जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हो, तरक्की करने के बाद वो तनज़ुली पर आ जाए, फिर उसके बाद वो दोबारा से तरक्की की तरफ वापस आए, तो उसको कहते हैं कि रीअवेकनिंग होना, दोबारा जाग जाना। ठीक है, ये नहीं कि सो गया है फिर उठा फिर वो। तो इसी तरह कौमें होती हैं, वो बाज़ औक़ात जो है उनके साथ ऐसे मसाइल हो जाते हैं या इस तरह के हालात हो जाते हैं कि वो अपनी तरक्की को उनकी तनज़ुली की तरफ आ जाती है, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर जो बर्टन रसल हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा जो हो रहा है, जो पहले हुआ था कि पहले मशरिक़ सबसे आगे था, बहुत आगे बढ़ा हुआ था। मशरिक़ का मतलब ये क्या है, मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम कॉन्टिनेंट, एशिया के जो एशिया कॉन्टिनेंट में जो मुसलमान रह रहे हैं या जो कंट्रीज़ हैं, ज़रूरी नहीं मुसलमान, क्योंकि चाइना भी इसमें शामिल है और इसमें इंडिया भी शामिल है और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और श्रीलंका भी शामिल है। तो मशरिक़ में आपके ये तमाम भी और मज़ीद भी जो हैं वो ममालिक आते हैं। तो वो इन सबको एक एडवाइस दे रहा है, सभी को एक बात अपनी बता रहा है, जिस तरह के अमूमन किसी भी वाक़े पर लोगों की राय होती हैं। तो सबसे पहले तो बर्टन रसल के बारे में जान लीजिए। बर्टन रसल एक उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी राइटिंग्स जो हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं, समझना उसको मुश्किल होता है, बहुत डेप्थ में जाके लिखते हैं, बहुत गहराई में लिखते हैं जाकर बात को बयान करने का तरीका। लेकिन अगर आप इस चैप्टर में देखेंगे जो रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट है, तो आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि हम लोग बचपन से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, एशिया की हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ा है और जगहों पर पढ़ा है। हमारे मुल्क में जब 14 अगस्त होती है या हमारे यहाँ जो बाकी के प्रोग्राम्स होते हैं, कोई ऐसे डेज़ होते हैं हमारे पब्लिक हॉलीडेज़, वो हमारे वतन से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें भी बताया जाता है। तो मुसलसल ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती हैं, तो इसलिए ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ ये है कि आपकी तवज्जो चाहिए है कि आप तवज्जो से अगर आप इसे सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे तो खैर ये बहुत अच्छा लगता है चैप्टर, कि इसमें बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और हम जो उनको भुला चुके हैं, हमें चाहिए कि हम उस पर ज़रूर अमल करें। तो सबसे पहले तो बर्टन रसल के बारे में देख लीजिए कि थोड़ा सा उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग राइटर्स एंड थिंकर्स ऑफ आवर टाइम, यानी हमारे वक्त का मतलब जिस वक्त में ये लिखी गई है उस ज़माने में, उस वक्त में यानी 1872 में जब ये पैदा हुए हैं, तो समझ लीजिए कि 19वीं सदी की बात है और इस वक्त जो है वो अब 2021 चल रहा है। तो ज़ाहिर है कि ये एक अच्छे खासे जो है पूरे 100 साल से भी पुरानी बात है ये, बल्कि इससे ज़्यादा, क्योंकि 20 भी कंप्लीट हो चुका है, 19 भी कंप्लीट हो चुका है, 20 का 21 चल रहा है, 20 के बाद जो है वो 21 चल रहा है 2000 का। तो बहरहाल वो अपने ज़माने के जो है एक बहुत मशहूर थिंकर थे, यानी सोच रखने वाले शख्स थे, फ़िक्र रखने वाले शख्स थे, और ये 1872 में पैदा हुए। इनहेरिटेड एन अर्लडम बट डिड नॉट मेक यूज़ ऑफ हिज टाइटल। अर्लडम, अर्लडम का मतलब ये है कि वो नवाब खानदान से थे। जी, ही इनहेरिटेड एन अर्लडम बट डिड नॉट मेक यूज़ ऑफ हिज टाइटल, यानी जो उनके पास टाइटल था नवाब होने का वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बिफोर बिकमिंग फेमस एज अ राइटर, इससे पहले कि वो राइटर मशहूर होते, ही वॉज एन एमिनेंट मैथमेटिशियन एंड फ़िलासफ़र, वो एक मशहूर मैथमेटिशियन भी थे और फ़िलासफ़र भी थे। बिगिनिंग विथ
प्रिंसिपिया मैथमेटिशा, ये उनकी किताब का नाम है। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स ऑन फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने फिलोसफी पे और मैथमेटिक्स में बहुत सारी किताबें लिखी। His more popular works have been notable for their introduction of scientific attitude into the discussion of politics and sociology. सबसे ज़्यादा जो उनका काम है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ वो किस पर है कि उन्होंने साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में बात की है, जबकि वो पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, साइंटिफिक ये सोसाइटी क्या होती है, साइंस एंड सोसाइटी का एक चैप्टर है आपके पास बुक में, तो इंशाल्लाह ताला जब हम वो पढ़ेंगे तो इस बात को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड क्या होता है। Since the Second World War, he has been greatly preoccupied with the nuclear threat to mankind and has been a warm advocate of technical aid to Asian countries. अच्छा, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि हम सबको पता भी है, ये बात हम सबके इल्म में भी है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर साबित हुई थी, क्योंकि वहाँ उसमें एटम बम इस्तेमाल हुआ था, हिरोशिमा पर डाला गया था, जिससे कि इंसानियत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। एज अ रिज़ल्ट आपने देखा था, आपने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा यूनाइटेड नेशंस का चैप्टर आपने पढ़ा था, जिसमें हमने वजूहात पढ़ी थी कि क्यों बनाया यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में आया। तो वो यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इंसानों को बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई जंगो जदल की वजह से, तो फिर ये फैसला किया गया कि लोग आपस में बैठकर बातचीत कर लिया करें, अपने मसाइल हल कर लिया करें। तो लिहाजा वही उन्हीं मसलों को लेकर यहाँ पर ये बात हो रही है कि बर्टन रसल को भी बहुत ज़्यादा इस बात का अफसोस हुआ कि ये इस तरह जो है वो न्यूक्लियर थ्रेट्स नहीं होनी चाहिए हैं किसी भी मुल्क को, किसी भी इंसान को, किसी दूसरे इंसान से। तो इंसानियत के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। तो लिहाजा उन्होंने जो है वो एडवोकेट किया, यानी इस बात को आगे बढ़ाया, इस बात की वकालत की कि जो टेक्निकल एड्स हैं एशियन कंट्रीज़ की वो फिर किस तरह से इस्तेमाल की जाएँ। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, वो इसी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो टेक्निकल एड्स हैं वो हमें किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी एशियन कंट्रीज़ को कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, और दूसरा ये कि उनकी अपनी जो एक ट्रेडिशन है उसको किस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए। हिज रिसेंट बुक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट इंक्लूड, अब इनकी जो रिसेंट बुक्स हैं जो लिखी गई इस ज़माने की रिसेंट, ठीक है, 1872 में जब ये पैदा हुए, ऑब्वियसली 20-25 साल बाद, 30 साल बाद जो है इंसान एक मुकाम पर पहुंच जाता है, तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये बहरहाल बात जो है 19वीं सेंचुरी ही की है। वो कौन कौन सी किताब है? न्यू होप्स फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड, यानी तब्दील होने वाले दुनिया के लिए एक नई उम्मीदें जो हैं वो क्या हैं। द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी, साइंस और का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी पर और ह्यूमन पर, इंसानों पर, ह्यूमन सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है, इन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो मज़ीद दोबारा यही कि एथिक्स और पॉलिटिक्स में, यानी कि मज़हब के लिहाज से या मैनरिज्म के लिहाज से और फिर सियासी लिहाज से, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो सियासत ही होती है ना, जो ज़्यादा जंग व जदल होते हैं वो देखिए सोसाइटी में जो काम होता है उससे लोग आपस में झगड़ते हैं, और जो सियासत में जो फसाद होता है उसकी वजह से ममालिक आपस में झगड़ते हैं। तो लिहाजा इन दोनों का सुधरा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हम चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर में उन्होंने क्या बयान किया है इसको हम पढ़ते हैं। The reawakening of the East is one of those enormous movements that can only be properly understood when viewed in a wide historical perspective. तो खुद ही आपको पहले से बता रहे हैं ये बात कि ईस्ट का जो दोबारा जागना है, जो मज़ीद दोबारा से जो है ज़िंदगी की तरफ दौड़ना है, आगे बढ़ना है, ये सिर्फ उस वक्त समझ में आएगा आपको, इस मूवमेंट को, इस तहरीक को आप सिर्फ उसी वक्त समझ सकेंगे जबकि आप जो है पिछला जो सारी जो हिस्ट्री है उसको आप देखेंगे, उसको समझेंगे। अब वो पिछली हिस्ट्री क्या है? अल्टरनेशन ऑफ पावर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट हैव अकर्ड थ्रू आउट द लास्ट 2000 ईयर्स एंड मोर, यानी देखें 2000 साल पहले से ये बात हो रही है कि कभी पावर ईस्ट के पास आती है, यानी कभी मशरिक जो है वो बुलंदी पर होता है और कभी वेस्ट जो है वो बुलंदी पर होता है, यानी ये कभी ईस्ट वाले तरक्की कर रहे होते हैं और कभी मगरिब वाले तरक्की कर रहे होते हैं। इन द अर्लीस्ट हिस्ट्री द ईस्ट प्रीडोमिनेटेड, शुरू की हिस्ट्री अगर आप देखें, यानी 2000 साल की हिस्ट्री में शुरू का एरा अगर आप देखेंगे तो जो ईस्ट है वो प्रीडोमिनेटेड है, यानी कि वो आगे बढ़ा हुआ है। इट वॉज बोथ मोर सिविलाइज्ड एंड मोर पावरफुल दैन द वेस्ट, अब ये दोनों तरह से, यानी तहजीबी लिहाज से भी सिविलाइज भी था ईस्ट और पावरफुल भी था, ताकतवर भी था, यानी इसकी एक धाक भी थी, अस्करी तौर पर, फौजी तौर पर भी ये पावरफुल था। द वेस्ट हाउएवर acquired the lead in civilization with the rise of Greece and in power with the conquest of Alexander. अब मगरिब की पावर कब आई? मगरिब की पावर जब आई जब कि मिस्र ने, ग्रीस ने जो है
जिसको हम ग्रीक में, आप ना बहुत सारी, जब आप किताबें पढ़ें, साइंस की बुक्स पढ़ें या फिलासफी पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, तो बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड कहाँ है? वो ग्रीस से है, जाहिर है कि ग्रीक ज़बान ग्रीस वालों की है, तो मिस्र की ज़बान है वो। और वहीं इनकी ये यहाँ से तो तरक्की आगे बढ़ी। फिर पावर कैसे आई? जब अलेक्जेंडर ने, सिकंदर आज़म ने जो है फ़तह किया उन इलाकों को। फ्रॉम दैट टाइम अंटिल द फॉल ऑफ रोम, और उस टाइम से लेकर रोम की तबाही तक, दैट इज़ टू से फॉर सम 7 और 8 सेंचुरी, यानी तकरीबन 7 से 8 सेंचुरीज तक, द वेस्ट वॉज डोमिनेटेड बोथ इन पावर एंड इन कल्चर। तो 700 साल तक जो है वो वेस्ट की ताकत थी, वेस्ट आगे बढ़ा हुआ था, और वो दोनों में, यानी सिविलाइजेशन में भी और पावर में भी। जैसे अभी तो हम ये समझते हैं ना कि हम कहते हैं कोई भी अच्छी बात होगी तो हम कहते हैं जी देखें अमेरिका में लोग ऐसे नहीं करते हैं, बरतानिया में लोग ऐसे नहीं करते हैं, वहाँ कानून की पासदारी है, वहाँ ईमानदारी है, वहाँ पे इंसाफ होता है। ये सारी बातें हम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है किस चीज़ से आती हैं? ये किस हैं? कल्चर से, कि वहाँ का कल्चर ऐसा बन गया है कि वो जो है वो नेकी की तरफ है। फिर पावर, जो ताकतवर हम देखते हैं अमेरिका है या बरतानिया है, जिनमें वीटो की ताकत भी उनके पास है, तो हम यही कहते हैं ना कि इनके पास ताकत है। तो 700 साल पहले, 700 साल तक भी जो है पहले ये इन्हीं के पास ताकत थी और कल्चर था। अब कहते हैं इट लॉस दिस पोजीशन थ्रू द वॉर्स बिटवीन रोमन्स एंड जर्मन्स, लेकिन जब रोमन्स के और जर्मन्स के दरमियान जंगें हुई, द जर्मन सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग रोमन पावर, तो फिर जर्मन्स ने, जो हम पढ़ते हैं ना हिटलर के बारे में, वो जर्मनी का था ना वो, तो जर्मन्स ने जो है वो पावर इख्तियार कर ली, बट नॉट इन एक्वायरिंग अ सिमिलर पोजीशन फॉर देमसेल्फ, मगर वैसी ही हुकूमत हासिल नहीं कर सका जैसी कि रोमन्स की थी। यानी कि जो सिविलाइजेशन रोमन्स के पास थी, जो पावर उनके पास थी, जर्मन ने उन्हें हरा तो दिया लेकिन वो ताकत नहीं हासिल कर सका। विद द वेस्ट दस इनफेबल्ड, अब वेस्ट जो था वो इनफेबल्ड हो गया, कमज़ोर हो गया। एक्वायरिंग अ लीडरशिप इन पावर एंड कल्चर पास टू द ईस्ट, अब चूंकि ये कमज़ोर हो गए तो लिहाजा अब लीडरशिप जो है और पावर जो है वो कहाँ पर आ गई? वो ईस्ट की तरफ आ गई। अब देखिए बारी बारी हो रहा है ना, पहले मशरिक के पास, मशरिक से मगरिब के पास, मगरिब से अब फिर दोबारा जो है वो मशरिक के पास। वेरी लार्ज पार्ट्स ऑफ व्हाट हैड बीन द रोमन एम्पायर वर कॉन्कर्ड बाय इस्लाम, अब बहुत बड़ा हिस्सा जो रोमन एम्पायर का था, रूम के फ़तह होने का, कुरान पाक में भी सूरह रूम है ना कि रूम फ़तह हो जाएगा, अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों को उसके बारे में बताया है, उसकी वही आई है, और अल्लाह ताला ने ये बताया है कि देखें रूम जो है वो फ़तह हो जाएगा। तो फिर रूम मुसलमानों ने फ़तह किया, जब मुसलमानों ने उसको फ़तह किया तो मुसलमानों ने तो ज़ाहिर है कि फिर मुस्लिम कल्चर वहाँ पर गया और वहाँ पे मज़ीद तरक्की, वहाँ पे इस्लाम के लिहाज, इस्लाम में मुसलमानों ने वहाँ तरक्की की। विच इन द ग्रेट डेज ऑफ द कैलिफेट, अब वो किन दिनों में था? खिलाफत के दिनों में। ये हमें पता है ना, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने के ज़माने में भी वो रूम जो है वो फ़तह हुआ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह से कहा था जब सूरह रूम आई थी तो कि 10 साल के अरसे में जो है इंशाअल्लाह ताला 10 साल तक की तुम शर्त रखो कि 10 साल तक जो है वो ज़रूर रूम फ़तह हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह रूम जो है वो मुसलमानों ने फ़तह किया था। तो हैड एन एम्पायर कंसिडरेबली लार्जर दैन दैट ऑफ रोम इन इट्स ग्रेटेस्ट डेज, यानी खिलाफत के दिनों में जो खलीफा ने जो हुकूमत की है वो रोम से ज़्यादा बड़ी हुकूमत थी उन दिनों में। कहते हैं ना 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत थी। तो वो ज़ाहिर आप दूसरे खलीफा थे, खलीफा दोयम। द चाइनीज़ एम्पायर ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द टैंग डायनेसिटी वॉज इक्वली ग्लोरियस एंड ऑलमोस्ट इक्वली एक्सटेंसिव। अच्छा, अब ये तो हो गया मुसलमानों वाला हिस्सा। अब एशिया ही में दूसरा हिस्सा किसका है? चाइना का। अब चाइना में जो है वो टैंग डायनेसिटी है, यानी कि टैंग के जो लोग हैं उनकी नस्ल चल रही है, उनकी जो ग्लोरी है वो चल रही है। तो वो लोग भी उतने ही ज़्यादा पावरफुल और उतने ही ज़्यादा ग्लोरियस, यानी बहुत ज़्यादा शानदार उनकी भी जो है वो तहजीब चल रही थी। द सुप्रीमेसी ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली मिलिट्री बट साइंस, फिलोसफी, पोइट्री एंड द आर्ट्स ऑल्सो फ्लरिश इन चाइना एंड द मोहम्मदन वर्ल्ड एट अ टाइम व्हेन यूरोप वाज संक इन बारबेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो एक अंग्रेज़ आपको बता रहा है, यानी वो इस हकीकत का एतराफ़ कर रहा है। वो ये कहते हैं कि जो सुप्रीमेसी थी एशिया की, यानी एशिया की जो ताकत थी या जो उसका बड़ा होना था, वो सिर्फ इसमें नहीं था कि उन्होंने हुकूमत की, उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और उन्होंने ग़ज़वात किए या फिर उन्होंने जो है वो जंगें की और जंग करके उन इलाकों को फ़तह कर लिया। तो लिहाजा हम कह रहे हैं कि भाई ताकतवर हैं, लिहाजा ये जो हैं
इनकी हुकूमत है यहाँ पर या ये बड़े हैं, नहीं, बल्कि वो बड़े इस मामले में भी थे कि मिलिट्री भी उनकी से बहुत अच्छी थी, साइंस में भी उन्होंने तरक्की की, फ़लसफ़े में भी उन्होंने तरक्की की, पोइट्री में भी बड़े बड़े शायर वहाँ पर मौजूद थे। और ये चीज़ सिर्फ इसमें नहीं, यानी कि खिलाफत वाले हिस्सों में नहीं थी, बल्कि यानी एक खिलाफत वाला हिस्सा तो मुसलमानों का हो गया, ठीक है। और जो चाइना वाला हिस्सा है जहाँ पे टैंग डायनासिटी मौजूद है, वहाँ वाले इलाके में भी ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। यानी खिलाफत वाले हिस्से को उन्होंने कहा है मोहम्मदन वर्ल्ड, यानी मुसलमानों का हिस्सा। अच्छा जी, अब ये बात क्या बता रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर चाइना में और मोहम्मदन वर्ल्ड, ये दोनों मिला लीजिए आप, तो ये ज़ाहिर ईस्ट हो गया। तो यहाँ पर तो बहुत तरक्की हो रही है, लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन यूरोप का क्या हाल है? संक इन बारबेरिज्म, जहालत में डूबा हुआ है। यानी दो हिस्से अगर आप बना लीजिए, दुनिया के बड़े बड़े दो हिस्से कर लीजिए, तो उसमें से आप ये देख रहे हैं कि वो हिस्सा जो कि वेस्ट है, वो हिस्सा जो कि अंग्रेज़ों के या अमेरिकन के या लोग वेस्ट के हाथ में है, वहाँ पे तो जहालत का दौर दौरा है। जबकि ईस्ट के हिस्से में जो है वहाँ पर जो है वो साइंस भी, फ़िलासफ़ी भी, पोइट्री भी, मिलिट्री भी, हर चीज़ जो है वो फ्लरिश कर रही है, तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है। यूरोपियन विद अनपार्डनेबल इंसुलेटरी कॉल दिस पीरियड द डार्क एजेस। अब यूरोपियन जो है, चूँकि वो खुद तो बारबेरिज्म में थे, जहालत में थे, जब उन्होंने किताबें लिखी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एरा को, जिसमें कि चाइना और बाकी सारा जो मुस्लिम एरिया था, ये सब का सब तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, इसको उन्होंने, क्योंकि खुद थे अंधेरे में, तो उन्होंने इसको डार्क एजेस कह दिया। और हम मुसलमान भी, हम लोग भी, एशियंस भी, हम बाज़ बात ये गलती करते हैं कि हम इस पीरियड को जब लिख रहे होते हैं, अपनी किताबों में लिख रहे होते हैं या हम बयान कर रहे होते हैं, तो हम उसमें डार्क एजेस लिख लेते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो दौरे जहालत जो है, जिसको डार्क एजेस को उर्दू में अमूमन दौरे जहालत कहा जाता है, तारीकी का दौर कहा जाता है, वो तारीकी का दौर मुसलमानों के पास नहीं था, ना चाइना में था, वो तारीकी का दौर था यूरोप में, यूरोप के भी उन हिस्सों में जहाँ पर कि क्रिश्चियन वर्ल्ड था। तो लिहाजा वो कहते हैं कि अगर अंग्रेज़ ये बात कहता है, यूरोपियंस अगर ये बात कहते हैं कि वो डार्क एज थी, तो ये उनकी ज़्यादती है, कि वो ये ज़्यादती करते हैं कि वो दुनिया को होलिस्टिकली नहीं देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वो उस हिस्से को देख रहे हैं जिसमें कि वो खुद मौजूद है। इसको तंग नज़री आप कह लीजिए। बट इट वॉज ओनली इन यूरोप दैट इट वॉज डार्क, एंड इंडीड ओनली इन क्रिश्चियन यूरोप, यानी कि ना सिर्फ कि सिर्फ यूरोप में ही डार्क था, बल्कि सिर्फ क्रिश्चियन यूरोप में। फॉर स्पेन विच वॉज मोहम्मदन हैड अ ब्रिलियंट कल्चर, स्पेन में जहाँ पे कि मोहम्मदन यानी कि जो कि जहाँ लोग मुसल इस्लाम ला चुके थे, उनका कल्चर जो है बेहतरीन था। यानी अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो स्टूडेंट्स बीए में पढ़ रहे होते हैं इस्लामिक हिस्ट्री, तो उन्हें स्पेन के बारे में पढ़ाया जाता है ना, मुस्लिम स्पेन की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो वो एक ग्लोरियस हिस्ट्री है। द वेस्टर्न वर्ल्ड, the Western world, however, gradually climbed out of the abyss of barbarism। अब कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड बहरहाल अपनी इस अथाह गहराइयों में जो जहालत की वो पड़ा हुआ था, जो उसके कुएं में गिरा हुआ था, उससे वो बाहर निकला। Columbus and Vasco da Gama were the pioneers of the new Western imperialism, and scientific technique was its main weapon। और इसके जो पायनियर थे, यानी जो इस चीज़ को आगे ले जाने वाले, वेस्टर्न वर्ल्ड को आगे लेकर आने वाले जो लोग थे, वो कौन लोग थे? वो कोलंबस और वास्को डी गामा थे, जिन्होंने के नए वेस्टर्न वर्ल्ड की बुनियादें रखी और साइंटिफिक टेक्निक को आगे बढ़ाया। और उनका सबसे मेन जो उनका होल है वो क्या है, क्या चीज़ है उनके पास? वो है वेपन्स, साइंटिफिक वेपन्स। आज भी हम ये कहते हैं ना, अमेरिका हमला कर देगा, इसराइल हमला कर देगा, तो क्या है ये हमला कर देगा, तो किस चीज़ से हमला करेगा? ज़ाहिर है असलहे से करेगा। तो ये असलहा जो उन्होंने बनाया, ये उनका, जिसकी वजह से सारी दुनिया जो है वो उनसे डरती है, वरना और दूसरी कोई चीज़ नहीं जिससे कि वो डरें। तो लिहाजा इससे जो है इनकी पावर आगे बढ़ी। द ईस्ट विच हैड लेड, और जबकि ईस्ट जिसने के for the rise of Greece and after the fall of Rome was completely outdistanced by the West from the beginning of the 16th century onward। दुनिया भर को वेस्ट ने साइंस की तरक्की में पीछे छोड़ दिया 16th सेंचुरी के शुरू होने से और फिर उसके आगे तक। यानी कि अब तक भी हम यही देख रहे हैं कि साइंस की तरक्की जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वेस्ट में ही हो रही है। वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट और एट द वेरी लीस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बिकेम डोमिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। और फिर नतीजतन क्या हुआ
कि मगरिब ने जो है वो कामयाबियाँ हासिल करना शुरू कर दी, उसकी फतूहात होना शुरू हो गई। और अगर फतूहात नहीं हुई इलाके उसने पता नहीं किया, तो कम से कम ये ज़रूर हुआ है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है उसने डोमिनेट किया है तमाम दुनिया पर। और हम यही देखते हैं कि हमारे अभी तक भी हमारे लाइफ स्टाइल में अगर आप देख लें, तो हमारे रहने सहने के जो तरीक़ाकार हैं, हमारे घरों की जो डिज़ाइनिंग है, हमारे घरों के अंदर जो फर्नीचर है इवन, कि अब वो हमारी अपनी ट्रेडिशन के मुताबिक नहीं रहा है, बल्कि वो वेस्टर्नाइज्ड हो गया है। जैसे कि हमारी किचन है, आप देखें कि पहले ज़माने में जो किचन होता था उसमें बैठकर खाना बनाया जा रहा था, खड़े होकर खाना पकाने का तसव्वुर ही नहीं था। अब अमेरिकन किचन है, सब लोग खड़े होकर खाना बनाते हैं। इसी तरह खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछाए जाते थे, लोग बैठकर खाना खाते थे, पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाया करती थी। अब उसकी जगह डाइनिंग टेबल ने ले ली है। और सिर्फ एशिया ही में नहीं, सिर्फ है ना हिंदुस्तान में या इंडिया पाकिस्तान में नहीं, बल्कि ये हुआ है चाइना में भी। तो ये तमाम जो हमारा एरिया है, इस सब ने जो है इसको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को इतनी बहुत तेज़ी के साथ अपनाया है। तो बहरहाल 16वीं सदी की बात, जो कि 2000 साल पीछे से हम बात करते चले आ रहे हैं, इस न्यू पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, 19वीं सदी के जो पर्सपेक्टिव उसको समझने के लिए, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि मुसलसिल जो है वेस्ट ने जब से डोमिनेशन शुरू की 16वीं सेंचुरी से, तो वो आगे की तरफ बढ़ता रहा और लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इन दिस एक्सपेक्टेशन एज एवरी वन कैन नाउ सी द वेस्ट वॉज मिस्टेकन। और अब वो ये कहते हैं कि चूंकि जैसा कि ये यहाँ पे 16वीं सदी से आगे की बात हो रही, अब ये यहाँ पर 19वीं सदी में बात करें, तो ये कहते हैं कि जैसे अब लोगों ने देखा है कि वेस्ट जो है ये सोचने के लिए कि कि वेस्ट की जो डोमिनेशन है वो हमेशा ही कंटिन्यूस रहेगी, इन दिस, ये गलत रही है। वंस अगेन एज एट द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ रोम, wars between Germans and other Occidentals enfeebled Europe that it was no longer able to hold Asia in subjection. अब इसकी वजह क्या हुई? 16वीं 17वीं सदी के बाद 18वीं सदी में जो है 1845 में हम देखते हैं के क्या हुआ। 1945 में हम देखते हैं क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, और इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। और फिर जब ये वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, तो फिर क्या हुआ है कि जर्मन्स ने और जो मगरबी लोग थे उन लोगों ने मिलकर यूरोप को कमज़ोर कर दिया। अरे, और वो इस काबिल भी नहीं रहा कि वो जो एशिया में जिन इलाकों में उनकी हुकूमत है उस हुकूमत को कायम रख सके। इट इज़ नाउ यूरोप हुज फ्रीडम इज़ थ्रेटन। अब पहले उन एशियन इलाकों की जो है आज़ादी ख़तरे में थी, जिन पर के यूरोप ने कब्ज़ा किया हुआ था। जबकि अब क्या था, अब इसका अपोजिट हो गया था, अब इसकी अपनी आज़ादी जो है वो खतरे में पड़ी हुई थी। किस तरह से? बाय द अलायंस ऑफ मॉस्को विथ पीकिंग। जब मॉस्को और पीकिंग की अलायंस हो गई, यानी उन दोनों का मिलाप हो गया, तो अब ये बात यूरोप के लिए ख़तरनाक हो गई। अब उनके लिए जो है ये परेशानी की बात हो गई कि अब उनकी जो आज़ादी है वो ख़तरे में पड़ गई, जबकि इससे पहले वो डरा रहे थे। तो ये जो अल्टरनेशन हमने देखा, मुसलसिल हमने ये चीज़ देखी कि पहले जो है वो मुसलमानों की दौर था, मुसलमानों के दौर से फिर उसकी या ईस्ट का दौर कह लीजिए, ईस्ट वालों का दौर था, इसके बाद वेस्ट का दौर आया, फिर ईस्ट का दौर आया, फिर वेस्ट का दौर आया, फिर उसके बाद ईस्ट का दौर आया। तो ये तमाम चीज़ें कंटिन्यूसली जो है वो ऑल्टरनेट कर रही हैं, एक के बाद एक ये चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ तक तो ये बात हम अभी आज इस वाली वीडियो में करेंगे, और इससे आगे से हम जो है फिर इंशाअल्लाह ताला इसकी हम वो कैप देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। लेकिन इससे आगे के जो पैराग्राफ्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि ये बातें जो हैं आपस में इंटरमिक्स भी ना हो, और पैराग्राफ में जो बात अच्छी तरह से समझाई जा रही है वो आपकी समझ में भी अच्छे से आ जाए। वोकैबुलरी, जो हमने पैराग्राफ 1 पढ़ा है, पेज नंबर 19 टू 20 तक, उसमें जो मुश्किल अल्फाज आए हैं, जो या न्यू वर्ड्स आए हैं, उसकी वोकैबुलरी मैं आपको बता रही हूँ। पहला वर्ड आया है रिफ्लेक्शन, यानी गौर व फिक्र। फिर दूसरा है हमारे पास रिवेकनिंग, यानी असर नौ, बेदारी, दोबारा से शुरू से जो है किसी चीज़ के लिए नई तैयारी करना। फिर उसके बाद है आउटस्टैंडिंग, यानी नोटिसबल, नुमाया। एमिनेंट यानी प्रोमिनेंट, मशहूर। पर्सपेक्टिव, आउटलुक, तनाजुर। इनफेबल यानी वीकेंड, कमज़ोर कर देना। बारबेरिज्म, एक्सट्रीम क्रुएलिटी एंड ब्रुटैलिटी, बर्बरियत, बहुत ज़्यादा एक आला दर्जे की, इंतहाई दर्जे की जो है वो ज़ालिमाना रवैया जो हो उसको कहा जाएगा। इंसुलैरिटी, नैरो माइंडेडनेस, तंग नज़री। उसके बाद है एबिस, यानी बॉटमलेस, पाताल, गहराई, अथाह, जो हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा गहराई में गिर जाना। पायनियर्स, फाउंडर्स, पेशरो, जिन्होंने शुरू किया चीज़ों को। ऑक्सीडेंटल, वेस्टर्न कंट्रीज़, मगरबी ममालिक। सब्जेक्शंस, अंडर वंस
अथॉरिटी, महकूम, थ्रेटन्ड, इन डेंजर, एट रिस्क, खतरे में पड़ा हुआ होना, एडवोकेटली, एनफ, सफिशिएंट, फॉर द पर्पस, काफ़ी या मुनासिब होना, इंसोलेंस, डिसरिस्पेक्ट, गुस्ताखी करना, बेअदबी करना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हमारे इस वन पैराग्राफ के अंदर बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन द रीअवेकनिंग ऑफ द ईस्ट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली, यानी हम रीअवेकनिंग ऑफ द ईस्ट को अच्छी तरह से कैसे समझ सकते हैं। तो जवाब है, रीअवेकनिंग ऑफ द ईस्ट कैन बी अंडरस्टूड प्रॉपरली इन द वाइड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी रीअवेकनिंग ऑफ ईस्ट को हम सिर्फ इस सूरत में समझ सकते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से पहले हम तारीख़ का जायज़ा लें। It is because the alternation of the power between East and West have occurred throughout the last 2000 years or more. और इसकी वजह क्या है, वो ये है कि जो पावर है वो बिटवीन ट्रांसफ़र होती रही है ईस्ट और वेस्ट के तकरीबन पिछले 2000 साल से। ठीक है, तो ये हमारा जवाब हुआ इसका। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट टैंग डायनासिटी, आप टैंग डायनासिटी के बारे में क्या जानते हैं। तो जवाब है, दिस पावरफुल डायनासिटी रूल चाइना बिटवीन 618 एंड 970 AD, यानी ये जो पावरफुल डायनासिटी है ये चाइना में 618 से लेकर 970 तक रही AD में। अच्छा, इट एक्सटेंडेड चाइनीज़ रूल ओवर अ वास्ट एरा, और ये फैली रही चाइना के बहुत बड़े एरिए पर, बहुत बड़े दौरानिए पर, बट वॉज ऑल्सो नोटिसेबल फॉर इट्स इनकरेजमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ पीस विद इन चाइना इट्सेल्फ। तो सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये एक बहुत बड़े एरिया पर फैली हुई थी, इस वजह से इसको अहमियत दी जाए, बल्कि इसकी वजह ये भी है, ये इसलिए भी नोटेबल है या नुमाया है क्योंकि इन्होंने जो है आर्ट को और अमन को चाइना में फ्लरिश किया, आगे बढ़ाया, इनकरेज किया, इसकी हौसला अफजाई की। पेपर मनी एंड प्रिंटिंग वर नोन इन चाइना ड्यूरिंग दिस पीरियड, और पेपर मनी यानी कागज़ का सिक्का, रुपया जो हम अब आजकल इस्तेमाल करते हैं, वो और प्रिंटिंग जो है उस ज़माने में चाइना में जानी जाती थी। सेंचुरीज़ बिफोर दे वर नोन इन यूरोप, जबकि कई सेंचुरीज़ के बाद यूरोप को पता चला कि भाई कागज़ के भी पैसे बनाए जा सकते हैं और प्रिंटिंग की जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एफिशिएंट एंड द आर्ट्स पर्टिकुलरली पोइट्री एंड पेंटिंग फ्लरिश, उनके इंतज़ामी तरीक़ेकार भी बहुत अच्छे थे, और आर्ट्स और पर्टिकुलरली पोइट्री जो है और पेंटिंग जो है इसने बहुत ज़्यादा वो आगे की तरफ तरक्की की। अब आ जाइए इसी पैराग्राफ के ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, बर्टन रसल इनहेरिटेड द टाइटल ऑफ डैश, बर्टन रसल को विरासत में मिला था टाइटल किस चीज़ का, ये आपने नाम लिखना है। रीअवेकनिंग ऑफ पीस कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन द वाइड पर्सपेक्टिव ऑफ, रीअवेकनिंग को समझा जा सकता है सिर्फ उस पर जब तक कि जब हम जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब आपने वर्ड लिखना है, क्या किताब के अंदर मौजूद है, अभी हमने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले। द वेस्ट गॉट पावर आफ्टर द कॉन्केस्ट ऑफ डैश, नाम लिखना है किसकी कॉन्केस्ट थी, किसने जो है वो कामयाबी वहाँ हासिल की थी, हमला किया था और कामयाब हुआ था। द पाइनियर ऑफ न्यू वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म आर, न्यू वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म के पाइनियर कौन है, पेशरो कौन है। इन द पीरियड ऑफ डार्क एज यूरोप वाज संक इन द डैश, जब डार्क एज का दौर था तो यूरोप जो है वो डैश में संक हुआ था, यानी डूबा हुआ था। ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और इंशाअल्लाह ताला जो बाकी के पैराग्राफ्स हैं वो हम अगली वीडियोस में बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे लिए दुआ खैर कीजिएगा, और आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझ सकें, आपके अंडरस्टैंडिंग में ये आपके लिए मददगार साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन।